उसकी कोर्स बेसिक्स कुछ पावर जनरेशन के इस तरह हैं। टाइटल पावर जनरेशन है, कोड इसका 473 है, क्रेडिट आवर्स 30 है, प्रीरेक्विजिट इसका नॉन है। ये इलेक्ट्रिकल का था बेसिकली, पावर जनरेशन सी सेक्शन के लिए है, प्रीरेक्विजिट एसी मशीन्स है, इस वजह से कुछ बच्चे नहीं ले रहे इस सब्जेक्ट को। कोर्स लर्निंग आउटकम्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स ओबी सिस्टम का जो सेंट्रल थीम है वो, उसमें 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच को कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, दूसरे को कहते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो जो मॉडर्न ट्रेंड है ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट है। यानी स्टूडेंट स्टैंडर्ड अप्रोच होती क्या है, इसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो टॉप प्रायोरिटी पे होता है, स्टूडेंट की लर्निंग जो होती है वो टॉप प्रायोरिटी पे होती है। जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है वो टॉप प्रायोरिटी पे रख के कोर्स लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किए जाते हैं, फिर उसके मुताबिक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कोर्स लर्निंग आउटकम्स, ये कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं। तो मैंने इस सब्जेक्ट के 4 डिज़ाइन किए हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4, इसका एक्रोनिम है CLO, कोर्स लर्निंग आउटकम। आउटकम क्या है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, क्या चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनकी लर्निंग क्या होगी, डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन इन प्रैक्टिस। ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड है relate power generation technologies to find various alternative solutions focusing on the evaluation of traditional technologies, ये second learning outcome है। Third learning outcome है formulate policies and plan for reliable power supply, meeting targets on greenhouse gas emissions and addressing economic and social objectives. Evaluate the economic and environmental viability of each power generation system for energy sustainability, featuring fast advancing renewable and alternate power sources. ये 4 CLOs हैं, 4 CLOs हैं, और इसके मुताबिक यानी इन CLOs को कोर्स लर्निंग आउटकम्स को कवर करने के लिए ये डिफाइन कर दिए मैंने, और इनको कवर करने के लिए ताकि ये मीट हो सकें, ये कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की है। ये कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन किया, आप देख सकते हैं इसको कि ये कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की है ये वाला। उसके मतलब लैब वर्क नहीं है, इसका 3-0 कोर्स है, लैब वर्क नहीं है। बाकी CMS पे जो ग्रेडिंग होती है वही ग्रेडिंग पॉलिसी है, इसमें होगी एवेल्यूएशन या असेसमेंट किस तरह होगी, क्विज़, असाइनमेंट्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म, प्रेजेंटेशन या वाइवा वॉसी एग्जामिनेशन वगैरह, इस तरह की रेलिवेंट चीज़ें होंगी। टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगी, लेक्चर्स इसी तरह ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्कशन, एक्सरसाइजेज, जो भी बेहतर समझूंगा, जो कन्वीनियंट होगा, जो ईज पे होगा, वो हम मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। रिकमेंडेड बुक्स आपकी ये हैं, जो आपकी प्राइमरी जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो है पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज, पॉल ब्रीज की है, और इसका कोई भी लेटेस्ट एडिशन यूज़ करेंगे तो मेरे पास अभी तक ये 3rd एडिशन अवेलेबल है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज ये 3rd एडिशन है, ये मैंने CMS पे अपलोड भी कर दिया है। तो ये बुक है, तो हम इस बुक को एज अ टेक्स्ट लेंगे, बाकी कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम उसको रेफ़र करेंगे। अब दोबारा आ जाएं इस टेबल पे। आवाज़ आ रही है ना बेटा? हेलो,
आवाज आ रही है बेटा असजद? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। आप बेशक आप अपना माइक, अगर कोई शोर वगैरह नहीं है ना, तो अपना माइक में कंफर्मेशन के लिए ऑन रखो बेशक, ठीक है। अब दोबारा इस टेबल पे आ जाएं, CLO वाला। ये मैंने डिफाइन कर दिए 4 CLOs, एक्रोनिम फॉर क्लास लर्निंग आउटकम्स। CLO मींस क्लास लर्निंग आउटकम्स। तो ये मैंने 4 डिफाइन कर दिए हैं। अब जो लर्निंग की डोमेन्स हैं वो 4, अब लर्निंग की डोमेन्स जो होती हैं वो 3 होती हैं। लर्निंग की डोमेन जो थिंकिंग, जो बंदे की थिंकिंग से तल्लुक़ रखती है चीज़, वो उसको कहते हैं कोग्निटिव डोमेन। थिंकिंग, रेलेवेंट टू थिंकिंग। जो फीलिंग से तल्लुक़ रखती है उसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। और जो आपकी बॉडी मूवमेंट से तल्लुक़ रखती है उसको साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी जो लर्निंग की डोमेन्स है सारी कोग्निटिव सारी कोग्निटिव है। और ये सारे CLO जो हैं सारे कोग्निटिव डोमेन्स में, यानी रेलिवेंट टू थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के, आपकी थिंकिंग से ये रेलिवेंट हैं। इसमें इफेक्टिव डोमेन, फीलिंग्स अगर को रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं रखा। मैंने इस तरह डिज़ाइन किया कि इसमें कोग्निटिव डोमेन ही है सारी। अब इसके लेवल्स हैं कोग्निटिव, यानी आपकी थिंकिंग के या आपकी नॉलेज के लेवल्स हैं। डोमेन्स के, इस डोमेन के लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं। और ये 1956 में ब्लूम था, उसने डिफाइन किया था, इसलिए उसको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो उस लेवल में ये 6 लेवल्स हैं। आपसे बुक शेयर कर दूंगा कि आप उसको कोई अगर डिटेल से पढ़ना चाहे कि OBE सिस्टम क्या है, तो उसमें ये लेवल्स देख सकता है। लेकिन अभी यार वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इस बुक को उस इस टॉपिक से ये रेलेवेंट नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल 2 है। मींस फर्स्ट लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड होता है कंप्रीहेंशन, थर्ड होता है एप्लीकेशन, के आप आइडियाज़ को अप्लाई करते हो। आप जो अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हो, अच्छी तरह चीज़ों को समझ लेते हो, इन कंप्रीहेंशन कर लेते हो, तो उसके बाद आप चीज़ों को अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन करते हो चीज़ों की, यानी अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो। फोर्थ है कि आप आप चीज़ों को एनालाइज करते हो। फोर्थ जो टेक्सोनॉमी लेवल है वो एनालिसिस है, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ जो है वो सिंथेसिस है, चीज़ों को सिंथेसाइज करते हो, ठीक है। एनालिसिस, बनी हुई चीज़ को देखना, ये एनालिसिस होता है। और चीज़ों को बनाना, ये सिंथेसाइज होता है, डिज़ाइन होता है, ठीक है। और 6 जो लेवल होता है ये एवेल्युएशन होता है, प्रपोज होता है। अब ये देख रहे हैं इनमें CLOs में ये स्पेशल कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन। और ये बात आपके नज़र में रहनी चाहिए, ये आपको बात समझ लेनी चाहिए कि जो हायर लेवल अगर टेक्सोनॉमी हायर लेवल जो है वो अगर कवर होता है, टेक्सोनॉमी हायर लेवल अगर कवर होता है, तो लोअर लेवल ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपका सेकंड लेवल आपका अचीव हो गया है, तो ऑलरेडी आपका फर्स्ट लेवल भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लेवल पे आप तभी जाएंगे जब आपका फर्स्ट लेवल अचीव हो जाएगा। लर्निंग का वो स्टेज भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेकंड लेवल पे जाओगे। तो ये टेक्सोनॉमी लेवल है आपके। CLO 1 ये आपका सेकंड टेक्सोनॉमी लेवल कवर करेगा। 2 वाला आपका 3 अचीव होगा। 3 के साथ आपका 5 लेवल अचीव होगा, यानी आप फॉर्मुलेट कर सकेंगे, पॉलिसी प्लानिंग कर सकेंगे। और 4 के साथ आपका 6th लेवल जो है वो अचीव होगा। अब रह गया ये वाला लास्ट वाला कॉलम जिसमें PLO लिखा हुआ है। PLO स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, PLOs। आप इसमें देख रहे हैं 1 2 6 7 पूरा डिग्री प्रोग्राम जो होता है उसमें ये 12 PLOs हर स्टूडेंट के पूरे होने चाहिए। ये वाले जो ये 12 हैं सारे PLOs, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, ये 12 हैं, ये सारे उसके पूरे होने चाहिए पूरे डिग्री प्रोग्राम में। और हर सब्जेक्ट में डिफरेंट PLOs जो होते हैं वो CLOs के साथ मैप होते हैं। यानी जब CLO पढ़ाता है बंदा
तो उसकी जब लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, लर्निंग जब उसकी अचीव होता है, तो फिर उसमें साथ साथ PLOs कवर होते जाते हैं। तो पूरे डिग्री प्रोग्राम में ये 12 कवर होने चाहिए। तो पावर जनरेशन के सब्जेक्ट में आपके जो PLO CLOs के साथ मैप्ड हैं वो आपके 1 2 6 7 कवर होंगे। PLO 1 है, ये आपका इंजीनियरिंग नॉलेज आएगा, यानी स्टूडेंट पावर जनरेशन पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग नॉलेज हासिल करेगा। सेकंड, प्रॉब्लम एनालिसिस, कि आप चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस कर सकते हैं। सिक्स्थ आपका है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी यानी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम आपको एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के मतलब पता चलेगा। और सेवंथ जो है दी इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी, की इंजीनियरिंग का सोसाइटी के लिए क्या रोल है वो कवर होगा। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, कोर्स बेसिक्स है, और ये करिकुलम डिज़ाइन है OBE के मुताबिक। अब हम बाकायदा शुरू करते हैं पावर जनरेशन के लेक्चर्स। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप एक्सटेंसिव बुक रीडिंग करें, क्योंकि स्लाइड्स पे जस्ट समराइज किए जा सकता है चीज़ों को, उनकी प्रॉपर थ्योरेटिकल बहुत लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, और सिर्फ चीज़ों को समराइज किया जा सकता है। तो मैं आपको एक्सटेंसिव बुक रीडिंग की एडवाइस करता हूँ कि आप एक्सटेंसिव बुक रीडिंग करें और उसमें नॉलेज गेन करें। ये बुक है आपकी, और आपने ये इसको और इसमें ये आपको फ़ायदा देगी ये बुक कि इसमें मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं, इसमें मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, तो आपकी ये बुक पढ़ने में हेल्पफुल होगी। और इसमें मैंने मार्कर्स यूज़ किए हुए हैं, डिफरेंट मार्कर्स यूज़ किए हुए हैं, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये बुक रीडिंग मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आपने एक्सटेंसिव बुक रीडिंग करनी है। ये है स्लाइड, और स्टार्ट करते हैं पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी से। कंस्ट्रक्ट करना है, उसको फाइनेंस करना है, तो कॉस्ट ऑफ एनी लोन्स वो उसकी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ एनी लोन्स, सेकंड है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस इट ओवर इट्स लाइफ टाइम, यानी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी का जितना लाइफ टाइम है उसके लाइफ टाइम पे उसकी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट टिपिकली 30 इयर्स के लिए होगी। ये लाइफ टाइम, टिपिकल जो लाइफ टाइम होता है वो 30 इयर्स पावर प्लांट का लेते हैं। ज़्यादा कम भी हो सकता है, कुछ पावर प्लांट्स की ज़्यादा लाइफ होती है और कुछ की टिपिकली राउंड अबाउट 30 इयर्स लेते हैं। इकोनॉमिक्स में थर्ड आइटम आता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कॉस्ट। And fourth one, if all these numbers are added up and divided by the number of units of electricity the plant produces over its lifetime, then this is the basic unit cost of electricity. Basic unit cost of electricity कैसे निकलती है? इन सारी चीज़ों को फर्स्ट टू थ्री 1 2 3 इन सारी कास्ट को ऐड करें और जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी लाइफ टाइम पे उससे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी बेसिक यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी RS पर किलोवाट आवर। लाइफ साइकिल असेसमेंट, यानी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज की लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या चीज़ है और ये क्यों की जाती है? Life cycle assessment, an important tool for establishing the relevant performance of power generation technologies, is an approach called life cycle assessment. ये एक अप्रोच है जिसको कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। इससे रिलेटिव परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश करते हैं पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज की। रिलेटिव परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टूल है रिलेटिव परफॉर्मेंस की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी उसको जज करते हैं और इसको कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। एक टर्म है उसके साथ रेलेवेंट है लाइफ साइकिल असेसमेंट के साथ, एनर्जी पे बैक रेशियो, यानी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज की एनर्जी पे बैक रेशियो क्या चीज़ होती है। और ये इम्पोर्टेंट है पावर जनरेशन की
कमीशनिंग के लिए, पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज की कमीशनिंग के लिए, यानी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी की अगर कमीशनिंग करनी है, कमीशनिंग का मतलब होता है आपने इंस्टॉल करना है पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी किसके दरमियान, टोटल लाइफ टाइम एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम पावर प्लांट, the total lifetime energy production from power plant to two total amount of energy needed to make the components and make the components plus construct the plant plus to recover any fuel used such as coal or natural gas plus to decommission the plant। यानी क्या है ये चीज, टू यानी एनर्जी पे बैक रेशियो क्या होती है, एनर्जी पे बैक रेशियो होती है टोटल लाइफ टाइम एनर्जी प्रोडक्शन divided by total energy needed total amount needed plus total amount needed to make the components and construct the plant plus to recover any fuel plus recover fuel, ये वाला recover fuel plus to decommission the plant, decommission, ये रेशियो है। यानी आप जितनी लाइफ टाइम एनर्जी प्रोडक्शन होगी प्लांट से उसको डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेक द कंपोनेंट्स एंड कंस्ट्रक्ट द प्लांट प्लस टू रिकवर एनी फ्यूल यूज्ड सच एज कोल और नेचुरल गैस प्लस टू डीकमीशन द प्लांट। डीकमीशन का मतलब होता है लाइफ टाइम पूरी होगी ये प्लांट की तो आपने उसको डिमोलिश करना है, उसको डीकमीशन करना है, उसका मतलब होता है डीकमीशन। कमीशनिंग का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिश करना हो, प्लांट को खत्म करना हो तो उसको डीकमीशन कहते हैं। नेक्स्ट कैरी ऑन अबाउट कोल। अब कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट तो फ्यूल उसमें कोल एज अ फ्यूल यूज होता है। तो कोल की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज ये स्लाइड में दी हुई है, ये हम डिस्कस करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, चीप है, सिक्योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है, ये अबंडेंस है पूरी वर्ल्ड वाइड, ये अबंडेंस है ग्लोबली, ये अवेलेबल है और इसलिए सिक्योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फ्यूल हर बंदे के पास भी नहीं है और उसमें और बहुत सी पॉलिटिकल रिस्क हैं, तो कंपैरेटिवली ये जो सिक्योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो न्यूक्लियर जो है वो इस हवाले से सिक्योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लोअर एनर्जी डेंसिटी यानी मेगा जॉल पर किलोग्राम, तो कोल की जो है वो लोअर एनर्जी डेंसिटी है अदर देन फॉसिल फ्यूल्स, कंपैरेटिवली फॉसिल फ्यूल के साथ इसकी लोअर एनर्जी डेंसिटी है। देयरफॉर एक्सपेंसिव टू एक्सपोर्ट, एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट, यानी इसकी एनर्जी डेंसिटी लो है और ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है। इसके आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रक में कोयला एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोयला एक ट्रक में, तो 1 टन है अगर कोयला, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब कि मेगा जॉल पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम बर्न करने से कितने मेगा जॉल मिलेंगे। अगर लोअर एनर्जी डेंसिटी है
तो फर्ज किया एक कोयला आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, 1 टन कोयला एक ट्रक में, तो अगर उसमें 60% कार्बन है जो एक्चुअली बर्न करेगा जब उसकी हम बर्निंग करेंगे, और 60% मॉइस्चर एंड अदर इम्प्योरिटीज हैं, तो आप जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसमें 40% इम्प्योरिटीज और वाटर वेपर्स हैं जो कि कंबस्टेबल नहीं है, यूजलेस हैं। तो लोअर एनर्जी डेंसिटी कोल की जितनी कम होगी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन उतनी एक्सपेंसिव होगी। इसका मतलब है आप ट्रक में 1 टन कोयला के साथ 0.6 टन का 60% तो कार्बन आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बाकी आप 40% इम्प्योरिटीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो यूजलेस हैं, जो कंबस्टेबल नहीं है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन यूजली अगर विद इन कंट्री है तो ट्रक्स वगैरह के ज़रिए, रेलवे ट्रैक्स वगैरह के ज़रिए इस तरह की जाती है। तो अगर आपने इंटरनेशनली उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो फिर शिप्स वगैरह के ज़रिए, फेरीज वगैरह के ज़रिए उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। मेजर जो डिसएडवांटेज है कोल का ये है कि ये डर्टीएस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है, इन फॉसिल फ्यूल्स में सबसे डर्टीएस्ट है, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। डिफरेंट डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं कोल की, वो आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा, उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कोल है और इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल एंथ्रासाइट है और सबसे इंफीरियर क्वालिटी कोल ब्राउन है। उसके ये दरमियानी क्वालिटी के जो कोल हैं इनको बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट कहते हैं। कोल क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, अब पावर प्लांट में यूज़ करने से पहले कोल की क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग की जाती है। कोल क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, कोल क्लीनिंग क्या होती है और क्यों की जाती है? कोल क्लीनिंग जो कोल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, बोथ इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। इन कोल क्लीनिंग क्यों करते हैं? इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली कोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ अब ड्राई करते हैं अगर कोल को तो उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है, तो अगर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं तो आपकी जो पोल्यूशन है या अनवांटेड इमिशंस हैं या कार्बन जो अनवांटेड इमिशंस हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाते, तो इन्वायरमेंटली कोल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप फॉसल फ्यूल्स में से कंपेयर करें कोल को और गैस को एमिशंस के हिसाब से, तो गैस के जो एमिशंस हैं वो कोल के मुकाबले में कम हैं। इसकी वजह ये होती है कि कोल कोल में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ या उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जो गैस होती है उसमें इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं। रिलेटिवली गैस जो होती है वो क्लीनर फ्यूल है फॉसिल फ्यूल में से, नेचुरल गैस। इसलिए आप देख रहे हैं कि नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किया जा रहा है, प्रेफरेबली यूज़ किया जा रहा है। क्लीनिंग के जो मोस्ट वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं क्लीनिंग के, वो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। रिमूविंग एक्सेस मॉइस्चर बाय ड्राइंग एंड हीटिंग, ड्राई और हीट करके एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल, इनकम्बस्टिबल मटेरियल को रिड्यूस करते हैं। क्रशिंग द कोल इनटू स्मॉल पीसेस, जब क्रश करते हैं कोल को तो वो पाउडर की शक्ल में कोयला बन जाता है, तो उसको यूजली एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं पल्वीराइज्ड कोल, पल्वीराइज्ड कोल उसका नाम दिया जाता है। और उसको उस प्लांट को पीसी कोल प्लांट एब्रीविएशन के तौर पे इस तरह भी कहते हैं, पीसी प्लांट यानी पल्वीराइज्ड कोल पावर प्लांट, जिसमें क्रश्ड या पाउडर की फॉर्म में कोयला इस्तेमाल होता है। और ये फोकस जो वेल एस्टेब्लिश मेथड्स हैं कोल क्लीनिंग के, वो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल कोल फायर्ड पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज, ट्रेडिशनल कोल फायर्ड पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज।
अरशद, जैसे ठीक जा रही है? ठीक समझ आ रही है चीज़ों की? यस सर, ठीक समझ आ रही है। उसमें डिस्प्ले वगैरह या उसमें कनेक्टिविटी का मसला तो नहीं है? नो सर, अभी तक कोई मसला नहीं है। हाँ, मेरा तो ठीक चल रहा है। मैं फ़ोन भी रखा हुआ है साथ में, देख रहा हूँ कि स्ट्रीम ठीक होता है कि नहीं होता, तो ठीक चल रहा है। जी सर, ठीक जा रहा है। हाँ, चलो ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू ओके सर। करते हैं। ओके। तो ट्रेडिशनल कोल फायर्ड पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज। अब ट्रेडिशनल कोल फायर्ड पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज, उसका प्रिंसिपल क्या है? यानी कोल फायर्ड पावर, आपको को पूछे कि कोल फायर्ड पावर प्लांट का प्रिंसिपल क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग electricity from coal is to burn the fuel in air, capture the heat released, burn the fuel in air and capture the heat released during combustion in a boiler, where it is used to raise the steam. और यही स्टीम जो होती है, द लेटर ड्राइविंग अ स्टीम टर्बाइन जनरेटर। यानी प्रिंसिपल इसका क्या है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज टू बर्न द फ्यूल इन एयर। हम इसको कोयले को बर्न करते हैं, बर्न करके जो हीट रिलीज होती है उसको कैप्चर करते हैं और वाटर से स्टीम बनाते हैं, स्टीम रेज करते हैं। द लेटर ड्राइविंग अ स्टीम टर्बाइन जनरेटर, और यही स्टीम हम स्टीम टर्बाइन में एक्सपेंड करके उससे जनरेटर ड्राइव करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये इसका प्रिंसिपल है। की कंपोनेंट्स, अब कोल फायर्ड पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल पावर प्लांट जो होता है उसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? A power plant of this type is made up of several key components. Several key components, कुछ key components हैं, वो कौन कौन से हैं? Several components होते हैं लेकिन कुछ key components हैं, वो कौन कौन से हैं? Fuel handling system, यानी फॉर एग्जांपल क्रशिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, क्रशिंग, फ्यूल एयर मिक्सिंग, ये फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम होगा। कंबस्टन सिस्टम, वेयर फ्यूल इज बर्न्ड, फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे हीट कैप्चर करते हैं। एंड बॉयलर, जहाँ पे हम स्टीम रेज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे ये स्लाइड्स में ये इनकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, तो हम उन स्लाइड्स में इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है पल्वराइज कोल फायर्ड पावर स्टेशन की। अच्छा, माइक ऑफ कर दो, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस करता है। ओके सर। कोल फायर्ड पल्वराइज कोल फायर्ड पावर स्टेशन, ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें फ्यूल हैंडलिंग कौन सी है, बॉयलर कौन सा है और कंबस्टन सिस्टम कौन सा है। यह है कोल मिल। कोल मिल, कोल मिल में क्या होगा? कोल क्लीनिंग होगी, कोल प्रोसेसिंग होगी, कोल क्रशिंग होगी एंड कोल मिक्सिंग होगी एयर के साथ। तो ये फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है, ये वाला फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। एयर फ्यूल सप्लाई, यानी कोल को एयर के साथ मिक्स करके बर्न करते हैं, इसको कहते हैं फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। आपका फर्स्ट वाला ये। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये वाली, इस सारे को बॉयलर कहते हैं। ये सारा बॉयलर है, इसको बॉयलर कहते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये समटाइम्स वो वाला कंपार्टमेंट जिसमें कोल को बर्न किया जाता है, जिसमें कंबस्शन होती है,
और जिसमें वो अलग होता है, और जिसमें वाटर को बॉयल किया जाता है वो अलग होता है। लेकिन जो मॉडर्न बॉयलर्स हैं उसमें सारे बॉयलर के अंदर कंबस्शन चैम्बर भी होता है और बॉयलर भी होता है, सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें ये कंबस्शन चैम्बर है, ये वाला कंबस्शन चैम्बर है, चार्जिंग कंबस्शन चैम्बर है, इसमें कोल को बर्न करते हैं कंबस्शन कंबस्शन चैम्बर में। इससे गैसेस बनती हैं, हॉट गैसेस, हॉट गैसेस, और ये अपवर्ड मूव करती हैं इस तरह। हॉट गैसेस, कोल की कंबस्शन से जो गैसेस बनती हैं उनको वो हॉट गैसेस होती हैं, ठीक है, वो अपवर्ड मूव करती हैं इस तरह। और इनको यूजली इनको फ्लू गैसेस भी कहते हैं। ये जो हॉट गैसेस होती हैं इनको यूजली फ्लू गैसेस भी कहते हैं। फ्लू गैसेस इसलिए कहते हैं, फ्लू एक ट्यूबुलर सी पाइप की शक्ल की चीज होती है फ्लू। तो उसमें से जब पास करती हैं ये गैसेस, क्योंकि ये उस पाइप में से पास करती हैं, नैरो पैसेज में से पास करती हैं, तो इसलिए उनको फ्लू गैसेस कहते हैं। जो एक्चुअली हॉट गैसेस ही होते हैं, नाम इनका फ्लू गैसेस इसलिए रखा होता है कि ये एक पाइप की शक्ल की चीज या नैरो पैसेज से पास होती हैं, तो इसलिए इनको फ्लू गैसेस कहते हैं। तो यहाँ पे कंबस्शन होती है, ये कंबस्शन चैम्बर होगा, ये अपवर्ड मूव करती हैं। अब इसके रास्ते में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बॉयलर के अंदर स्टील के पाइप्स कंटेनिंग वाटर उनको बरी कर देते हैं। स्टील पाइप्स कंटेनिंग वाटर उनको बरी कर देते हैं। ये इसकी वॉल्व के अंदर ये स्टील के पाइप बरी होते हैं जिसमें ऑर्डिनरी वाटर होता है, ऑर्डिनरी वाटर होता है। और उन फ्लू गैसेस के पास में इस तरह ये पाइप्स भी रख देते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस तरह के पाइप्स हैं, वो उसको टच करती हैं, उनको हीट ट्रांसफर करती हैं गैसेस। यार हॉट गैस के रास्ते में कोई चीज़ रखेंगे तो वो उसको जब टच करेगी तो उसको हीट ट्रांसफर करेगी। और बॉयलर के अंदर मोड्स ऑफ जो हीट ट्रांसफर हैं वो सब हो रहे होते हैं। हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन सॉलिड्स में होती है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन ये लिक्विड्स में और गैसेस में होती है, यानी फ्लूइड्स में होती है। और हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन सारी हो रही होती हैं, यानी जो जल रहा होता है कोयला तो उसकी वजह से जो रेडिएशन बन रही होती हैं वो रेडिएट हो रही होती है, एनर्जी रेडिएशन भी होती है। अब उसको जो सॉलिड पाइप्स होते हैं वो जब हीट अप होते हैं तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, इस तरह भी हीट ट्रांसफर होती है। और जो गैस बनती है, हॉट गैसेस होते हैं, वो जो लिंक करती है इनको, वो जो लिंक करती है इनको पाइप्स को, तो वो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन भी होती है। तो मोड्स ऑफ कन्वेक्शन जो होते हैं, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, वो सारे इसके अंदर होते हैं। अब फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने, कंबस्शन चैम्बर आपने देख लिया क्या होता है। अब ये बॉयलर है जिसमें एक्चुअली वाटर बॉयल करता है। हम ऑर्डिनरी वाटर लेते हैं, ऑर्डिनरी वाटर लेते हैं फ्रॉम रिवर, या एनी अदर सोर्स, पॉन्ड से ले लेते हैं ऑर्डिनरी वाटर, उसको बॉयलर में लेके जाते हैं, उसको बॉयलर में लेके जाते हैं। जो ही बॉयलर के अंदर ये एंटर होता है तो एंट्री पे ये वाटर होता है, लेकिन जो लीव करता है ये स्टीम होता है। स्टीम इसलिए होता है कि ये बॉयलर के अंदर से पास करके आता है और उसमें से जो कोयले के कंबस्शन से हीट रिलीज हो रही है उसको ऑब्जॉर्व करता है और स्टीम बन जाता है। एंट्री वाटर में होगी और रिलीज स्टीम में होगी। तो ये जो टरबाइन है, ये जो टरबाइन, इसमें ये स्टीम एक्सपेंड होती है, इसमें स्टीम एक्सपेंड होती है, स्टीम एक्सपेंड होती है और इसके आगे ये जनरेटर कपल्ड है, जनरेटर कपल्ड है और उसके साथ ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इसका जो एग्जॉस्ट है, इसका जो एग्जॉस्ट है ये टरबाइन है, टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसको दोबारा हम कूल कर लेते हैं कंडेंसर से पास करके, ठंडा करके, ताकि ये जो टरबाइन का एग्जॉस्ट है ये स्टीम की शक्ल में होता है या हॉट होता है, तो उसको हम कंडेंसर से पास करके दोबारा उसको वाटर बना लेते हैं
ताकि वो दोबारा नेक्स्ट एनर्जी कैप्चर के लिए रेडी हो जाए। एक चीज़ पहले ही हॉट है, बॉयलर के अंदर से जब हॉट वाटर या स्टीम गुजरेगी तो वो पहले साइकिल में तो वाटर एंटर होके स्टीम बन जाएगा, वो स्टीम कैप्चर कर लेगी एनर्जी। लेकिन अगर हम कंडेंसर के बगैर उसको उसमें से सर्कुलेट करवाते हैं तो वो एनर्जी कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही हॉट होगा या एनर्जी कैप्चरिंग उसकी कम होगी, मिनिमम होगी एनर्जी कैप्चरिंग। तो एफिशिएंट और मैक्सिमम एनर्जी कैप्चर के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर इस्तेमाल करके हम उसको वाटर में दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसलिए कंडेंसर यूज होता है। तो कंडेंसर जो होता है ये इसके साथ आप देख रहे हैं, ये कूलिंग टावर्स के साथ होता है। ये स्टीम आ रही होती है और इसमें से कूलिंग टावर से वाटर होता है, कूलिंग टावर से वाटर होता है, तो उससे हम इस एग्जॉस्ट की कूलिंग करते हैं और दोबारा वाटर बना लेते हैं। तो फ्यूल हैंडलिंग यूनिट आ गया, कंबस्टन यूनिट आ गया, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम आ गया, कंबस्टन सिस्टम आ गया, बॉयलर सिस्टम आ गया। ठीक है, अब बॉयलर के अंदर बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं। अब फ्लू गैसेस जब अपने एग्जिट की तरफ मूव करती हैं तो उसके रास्ते में आप ये देख रहे हैं DNOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी रिमूवल का प्लांट है ये, यानी गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है, इसकी रिमूवल का प्लांट है, वो फ्लू गैस के पाथ में लगा देते हैं। एक ये प्लांट है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये एमिशन कंट्रोल है, ये एमिशन कंट्रोल है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसकी रिमूवल के लिए प्लांट लगाते हैं। तो एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो स्ट्रेटजीज हैं ये क्या होती हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करता है, सच एज मेटल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल इस तरह के, या ऐश डस्ट, इनको रिमूव करता है। तो ये एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजी है। जो ही गैसें फर्दर मूव करती हैं अपने स्टैक की तरफ, तो ये एक और प्लांट लगाया हुआ है, इसको कहते हैं डीसल्फ्राइजेटर, फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन, यानी SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम ये प्लांट लगाते हैं। और दोबारा जो हॉट गैस होती है उसको, उससे जितनी जो बची खची हीट होती है उसको रिकवर करते हैं और जो गैसेस होती हैं उसको स्टेक के ज़रिए एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। बॉयलर से निकलने के बाद गैसेस ट्रीटमेंट प्लांट्स में से पास होती हैं, एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजी से पास होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिमूवल, कैप्चर एंड रिमूवल उस प्लांट से पास होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के रिमूवल उससे पास होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के रिमूवल से पास रिमूवल प्लांट से पास होती हैं, और दोबारा जो हीट हॉट गैस होती है उससे जो रिमेनिंग हीट होती है उसको कैप्चर कर लेते हैं फॉर हॉट वाटर दैट इज़ यूज फॉर स्पेस कंडीशनिंग और एनी अदर पर्पसेस, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो क्लीन गैस होती है, जो जो ट्रीटेड हॉट गैसेस होती हैं, एमिशन कंट्रोल, एमिशन जिनमें से अनवांटेड एमिशन जिसमें से ओवरकम करते हैं, वो दोबारा एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और इस तरह एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कम हो जाती है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है पल्वराइज कोर पावर स्टेशन की। एट द एंड आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एट द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आप नोट करते जाएं आप अपने क्वेश्चन, तो एट द एंड क्वेश्चन आंसर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ पीसी प्लांट, यानी पल्वराइज कोल प्लांट, उसकी वर्किंग, एमिशन कंट्रोल के लिए ये कैसे वर्क करता है, हाउ पीसी पावर प्लांट वर्क्स। अब एमिशन कंट्रोल ये कैसे करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, ये रिमूव करता है, कैप्चर करता है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिमूव करता है, कैप्चर करता है। हैवी मेटल्स फॉर एग्जांपल लेड, कोयले में लेड होता है तो वो एटमॉस्फेयर के लिए हजार्डस है, अनवांटेड पोल्यूशन है वो। तो इस तरह के लेड, मर्करी, ये हैवी मेटल्स हैं, तो इनके एमिशंस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने चाहिए। तो पावर प्लांट टेक्नोलॉजी, बेशक कहते हैं कि कोल जो है चीपेस्ट सोर्स, चीपेस्ट फ्यूल है, लेकिन ये डर्टीएस्ट भी है। तो अगर हम ट्रीटमेंट के बगैर, एमिशन कंट्रोल के बगैर हम इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो ये एक हैजर्ड बन जाता है, ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड बन जाता है, ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है और ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टाइनी ऐश पार्टिकल्स, ये एमिशन कंट्रोल होता है पीसी प्लांट में, और इस तरह इनकी वर्किंग होती है। एमिशन कंट्रोल इस तरह होता है इनमें। efficiency of PC plant, efficiency of PC plant, efficiency of PC plant, ये की है मॉडर्न कोल बर्निंग टेक्नोलॉजीज की। मॉडर्न कोल बर्निंग टेक्नोलॉजीज की एफिशिएंसी ये की है। हायर द एफिशिएंसी मींस लोअर emissions per unit of electricity produced, lower emissions per unit of electricity produced. Lower emissions, higher efficiency, lower emissions per unit of electricity produced. यानी कोयले की क्वालिटी अगर अच्छी है तो बर्निंग में ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, स्टीम हाई क्वालिटी की बनेगी, हाई क्वालिटी की जब स्टीम होगी तो जनरेशन भी हाई क्वालिटी की होगी। फ्यूल कंबस्टन जो होगा, फ्यूल कंबस्टन कम होगा, तो इसका मतलब है कम फ्यूल कंबस्टन से लोअर एमिशंस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। तो कन्वर्जन एफिशिएंसी जो होती है, कन्वर्जन एफिशिएंसी ये डिपेंड करती है स्टीम जो बनाते हैं हम, उसके टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द स्टीम, उस पर जो बनाते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है कन्वर्जन एफिशिएंसी। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो अचीव की जा चुकी है आजकल वो 43% से 45% तक है मैक्सिमम एफिशिएंसी। कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कोल बर्निंग पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज की जो एफिशिएंसी है, और ये डिपेंड करती है ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम बनेगी यहाँ से स्टीम टरबाइन को जो स्टीम मिलेगी उसका टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, तो उस पर डिपेंड करती है कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम 43% से 45% तक हम अचीव कर चुके हैं। अब कन्वर्जन एफिशिएंसी, किसी के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि कन्वर्जन एफिशिएंसी अगर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है, स्टीम के टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है, तो क्यों ना स्टीम के टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, टेम्परेचर ना ही हम एक मुकर्रर हद से बढ़ा सकते हैं। जो आजकल के मॉडर्न स्टील्स हैं ये 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो ही इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर विद स्टैंड करने के लिए हमें हाई ऐसे अलॉयज चाहिए, ऐसे मटेरियल चाहिए जो इसको विद स्टैंड कर सकें। तो उनको बनाने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए होंगे, तो इस तरह के मटेरियल जो ज़्यादा टेम्परेचर को विद स्टैंड करते हैं, ज़्यादा प्रेशर को विद स्टैंड करते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर एफिशिएंसी जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती। प्लांट और ज़ीरो एमिशन प्लांट, समटाइम्स लिटरेचर में आप ये भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि ज़ीरो एमिशन प्लांट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ज़ीरो एमिशन प्लांट क्या होता है, तो ज़ीरो एमिशन प्लांट वो वाला होता है जो सारी एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ को यूटिलाइज करता है, सारी एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ को यूटिलाइज करता है। ए प्लांट दैट यूटिलाइजेस ऑल एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज इज कॉल्ड ज़ीरो एमिशन प्लांट। आइडियली ये आइडियल केस ही होता है, ज़ीरो एमिशन प्लांट आइडियल केस ही होता है। प्रैक्टिकली सारे प्लांट्स अगर एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज यूज़ भी की हैं उसमें, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ एमिशन ज़रूर छोड़ते हैं, लेकिन कम छोड़ते हैं निस्बतन, लेकिन कुछ ना कुछ एमिशन ज़रूर छोड़ते हैं। लेकिन आइडियली हम उसको कह सकते हैं कि ये ज़ीरो एमिशन प्लांट है, क्योंकि उसमें सारी एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं। बॉयलर टेक्नोलॉजी,
बॉयलर टेक्नोलॉजी, बॉयलर टेक्नोलॉजी, बॉयलर के स्टीम साइकिल्स हैं वो दो तरह के हैं। बॉयलर के स्टीम साइकिल्स हैं जो वो दो तरह के हैं, यानी स्टीम बनाने के साइकिल और उसकी यूटिलाइजेशन दो तरह के साइकिल्स हैं। कोल फायर्ड पावर स्टेशन बॉयलर स्टीम साइकिल्स, बॉयलर स्टीम साइकिल्स, एक को कहते हैं सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल और सुपर क्रिटिकल स्टीम साइकिल। सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल एंड सुपर क्रिटिकल स्टीम साइकिल। अब बॉयलर क्या करता है? द बॉयलर इन अ कोल फायर्ड पावर प्लांट converts chemical energy contained within the coal into heat energy that is captured, carried away in hot high pressure steam। यानी बॉयलर क्या करता है, उसी के अंदर कंबस्टर होता है, वो कंबस्टर की बर्निंग से, कोल की बर्निंग से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, वो कैप्चर होती है। हम बॉयलर में हमने देखा है कि वाटर ट्यूब्स होती हैं बड़ी बॉयलर के अंदर, वो वाटर उनके ज़रिए हम कैप्चर करते हैं, उस हॉट हाई प्रेशर स्टीम को हम कैरी अवे करते हैं और उसको भी स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं और उससे जनरेटर को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। साइकिल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल और सुपर क्रिटिकल स्टीम साइकिल। सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल क्या होता है? ये है टिपिकल सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल। टिपिकल सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल क्या होता है? इसमें a steam temperature of 540 degree centigrade and a steam pressure of 17.5 megapascal। सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल में जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर जो होता है वो 17.5 मेगापास्कल होता है। ये टिपिकल वैल्यूज है, टिपिकल मींस जनरल वैल्यूज है, ठीक है। तो ये टिपिकल सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल ये है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? और इसमें सब क्रिटिकल स्टीम साइकिल में वाटर, लिक्विड और वेपर फेज ये एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। किस तरह होता है कि वाटर एंटर होता है बॉयलर में, ये बॉयलर है, ये सारा बॉयलर है, वाटर एंटर होता है बॉयलर में, ये बॉयलर की ट्यूब्स हैं जो भी हमने ये डिस्कस की हैं पिछले डायग्राम में, ये ट्यूब्स, ये बॉयलर की ट्यूब्स हैं और जब बॉयलर से पास होगा वाटर तो फिर स्टीम बन जाएगा। स्टीम को एक ड्रम में स्टोर कर देते हैं, स्टीम को एक ड्रम में स्टोर कर देते हैं और ये जो ब्लैक वाला नज़र आ रहा है ये स्टीम है और ये वाटर है। इस ड्रम में स्टीम और वाटर दोनों होते हैं, यानी को एग्जिस्ट करते हैं, स्टीम और वाटर को एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो स्टीम होती है इसको दोबारा, अब ये जो वाटर होता है, ये इस ड्रम में जो वाटर होता है इसको दोबारा बॉयलर से पास करते हैं और मोर स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उसको दोबारा ड्रम में भेज देते हैं। यानी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर बॉयलर से पास करते हैं, जो स्टीम बनती है ड्रम में डाल देते हैं, जो वाटर उसमें कोएग्जिस्ट कर रहा होता है उसको दोबारा बॉयलर से पास करते हैं और स्टीम बनाते हैं, ड्रम में रख देते हैं। अब ड्रम में जो स्टीम बन रही होती है उसको दोबारा बॉयलर से पास करके हम टरबाइन को दे देते हैं। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं 3 टरबाइन लगे हुए हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने 3 सेक्शन क्यों बनाए, 1 या इसको कह लें H, M एंड L, हाई प्रेशर स्टेज, मीडियम प्रेशर स्टेज, लो प्रेशर स्टेज। तो जो बॉयलर से स्टीम निकल रही होती है वो फर्स्ट टाइम हाई प्रेशर टेम्परेचर की होती है, वो हाई प्रेशर टरबाइन को देते हैं, इसको देते हैं हाई प्रेशर टरबाइन को। और ये जनरली बाकी मीडियम प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन के मुकाबले में साइज़ में छोटा भी होता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर की स्टीम मिल रही है तो उसका साइज़ बड़ा रखने का फ़ायदा नहीं है। बड़ा साइज़ जब ब्लेड्स बड़े उन टरबाइंस के रखते हैं जिसमें जो स्टीम की जो एनर्जी होती है, टेम्परेचर प्रेशर वो रिलेटिवली लो होता है। तो जो ही हम
हाई प्रेशर से लो प्रेशर स्टेजेस की तरफ मूव करते हैं तो जो टर्बाइन के साइजेस हैं वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये किस तरह वर्क करते हैं, उनके साइजेस किस तरह होते हैं। हाई प्रेशर टर्बाइन, अब इसमें ये स्टीम जो बनती है बॉयलर से ये एक्सपेंड होती है हाई प्रेशर टर्बाइन से। हाई प्रेशर टर्बाइन के एग्जॉस्ट से जो स्टीम निकलती है उसको दोबारा बॉयलर से पास करते हैं। बॉयलर से पास करके हम मीडियम प्रेशर टर्बाइन को दे देते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हाई प्रेशर टर्बाइन की स्टीम को डायरेक्टली मीडियम प्रेशर टर्बाइन को दे दें। यानी हाई प्रेशर टर्बाइन की जो एग्जॉस्ट है, ये वाला एग्जॉस्ट टर्बाइन की सिंबल ये होती है, ये इसका इनलेट होता है और इसका ये एग्जॉस्ट होता है और इसके साथ ये जनरेटर होता है। अब इसका अगर इसको रिवर्स करें अगर, तो ये कंप्रेसर की होती है सिंबल, ये कंप्रेसर की सिंबल होती है, इसका टर्बाइन की सिंबल का इसका अपोजिट होता है ये।